गुड मॉर्निंग क्लास। कल की क्लास में हमने देखा था कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। आज हम देखेंगे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विथ एमिटर रेजिस्टेंस। तो इसके लिए हम सारे पैरामीटर्स निकालेंगे और देखेंगे कि क्या चेंजेस हैं जो हमने कल किया था और जो हम आज करेंगे उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, गेन में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो चीज़ हम देखेंगे। तो ये है आपका प्रैक्टिकल सर्किट। इसके लिए आप देखो प्रीवियस सर्किट में और जो हमने कल की क्लास में बताया था और इसमें क्या डिफरेंस है। सिर्फ यहाँ पे हमने एक एमीटर रेजिस्टेंस लगा दिया है, बाकी सब सेम है। कॉमन एमीटर है तो इनपुट हम कहाँ देंगे, बेस पे, और आउटपुट हम लेंगे कलेक्टर से, राइट। तो सबसे पहले डीसी एनालिसिस की बात करें तो डीसी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जितने आपके एसी सोर्सेज हैं उनको डीएक्टिवेट करेंगे और कैपेसिटर्स को क्या करेंगे, ओपन सर्किट। ओके, तो आपका डायग्राम क्या बन जाएगा, आरसी ये डीसी सप्लाई है तो ये एज इट इज़ रहेगा। कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट होगा तो मतलब इसके आगे की सर्किट से हम कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ओपन सर्किट हो गया ये, राइट। मतलब यहाँ पे वी आउट है। आप इधर आप देखो, ये तो डीसी है तो ये एज इट इज़ रहेगा। कैपेसिटर यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया है। इधर आएंगे तो आर बी एज इट इज़, ये ओपन सर्किट हो गया तो इधर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका डीसी एनालिसिस हो गया। तो इस डीसी एनालिसिस से हम क्या क्या फाइंड आउट करते थे, आईसी पहले आप फाइंड आउट करोगे तो जीएम इज इक्वल टू क्या होता है, आईसी अपॉन वीटी, ठीक है। आर पाई आप यहाँ से निकाल सकते हैं, आर पाई इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपॉन जीएम। बीटा आपको गिवन होगा सर्किट में और जीएम आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो बीटा अपॉन जीएम। और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आर पाई तो जब आपका पाई मॉडल है तो अगर आप टी मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो आर ई इज इक्वल टू क्या होता है, आर पाई अपॉन 1 प्लस बीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर पाई की वैल्यू बीटा अपॉन जी एम रख दोगे तो क्या होगा, बीटा अपॉन जी एम अपॉन 1 प्लस बीटा। अब आपको पता है कि बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और इंटू 1 बाई जी एम, इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अपॉन जी एम। तो आर ई की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा अपॉन जी एम भी होती है, यहाँ से ठीक है। बीटा बाई जी एम अपॉन 1 प्लस बीटा, ये हो जाएगा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू 1 बाई जी एम। इसकी ये क्या है, अल्फ़ा, अल्फ़ा अपॉन जी एम, दैट इज़ आर ई। आर ई भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अगर आर नॉट होता है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी ए अपॉन आई सी। तो ये सारे आपके वैल्यूज़ हैं जो आप डीसी एनालिसिस से निकालते हो और उसके बाद ही हम एसी एनालिसिस में जाते हैं क्योंकि इसका यूज़ पड़ेगा। अगर हम पाई मॉडल यूज़ करेंगे तो आर पाई हमें चाहिए, जीएम भी चाहिए होता है। अगर हम टी मॉडल यूज़ करते हैं तो हमें आर ई की ज़रूरत है, जीएम की ज़रूरत है। अगर आर नॉट को नेगलेक्ट नहीं करना है तो आर नॉट की भी ज़रूरत है। तो ये सारी वैल्यू हम डीसी एनालिसिस से पहले फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम किस पे जाएंगे, एसी एनालिसिस। तो डीसी एनालिसिस हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं एसी एनालिसिस। ओके, तो एसी एनालिसिस में क्या करते हैं हम, जितने भी आपके डीसी सोर्सेज हैं उसको हम डीएक्टिवेट करेंगे। कैपेसिटर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट। तो आपका डायग्राम क्या बन जाएगा, अब देखो ये आपका ट्रांजिस्टर, इधर आर ई लगा हुआ है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है करंट सोर्स। तो टी मॉडल हम ड्रॉ कर रहे हैं, क्या होता है यहाँ पे हम एक करंट सोर्स जी एम वी बी ई, ये रेजिस्टेंस होता है और ये आपका बेस टर्मिनल, राइट। अब आप देखिए कलेक्टर से क्या क्या कनेक्टेड है, कलेक्टर टर्मिनल से आर सी और आर एल। तो हम इसको ले लेते हैं आर सी और ये हो गया आर एल।
ये है वी आउट। ओके, अब एमीटर पे आप देखो तो आर ई लगा हुआ है, तो अब यहाँ पे हम एक आर ई लगा देते हैं। यहाँ का वोल्टेज आपको पहले ही पता है कि ये वी बी ई होता है। अब आप बेस की देखो तो बेस पे क्या लगा हुआ है, आर बी, तो हमने यहाँ पे आर बी लगा दिया। इधर क्या लगा है, आर सिग्नल, और यहाँ पे वी सिग्नल। तो ये हमारा टी मॉडल हो गया, राइट। अब अगर हम आप ये देखो कि हम वी आउट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, राइट। अब हमें वी आउट और वी इन की इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद हमें ए वी फाइंड आउट करना है। ए वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी आउट अपॉन वी इन, राइट। तो अगर आप यहाँ से देखो तो वी नॉट की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, वी आउट जो आप देखोगे तो वी आउट की वैल्यू एज इट इज जैसे आप प्रीवियस वन में लिखा होगा आपने, माइनस जी एम वी बी ई आर सी पैरेलल आर एल, राइट। अब हम वी इन की बात करेंगे तो क्या वी इन जो आपका बेस का रेजिस्टेंस होता है वही, बेस का जो वोल्टेज होता है वही होता है। तो वी आई आपका ये है, मतलब बेस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज। तो आप वी आई को आप ध्यान से देखना हम कैसे लिख रहे हैं। अब देखो अगर वी आई और ग्राउंड आपका ये है जो भी है इसके बीच का, तो इस पॉइंट और इसके बीच का जो वोल्टेज होगा वो आपका क्या है, वी आई है। तो यहाँ से देखो, यहाँ का तो आपको वोल्टेज पता है क्या है, ये वी बी ई, प्लस यहाँ का वोल्टेज मालूम होना चाहिए। दोनों को वोल्टेज ड्रॉप जब हम ऐड कर देंगे तो हमें वी आई पता चल जाएगा। तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप आपको पता है वी बी ई, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हम कैसे निकालेंगे, देखेंगे इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है इनटू आर ई। तो आप बताइए इस ब्रांच में करंट कितनी फ्लो हो रही है, वी बी ई अपॉन आर ई, राइट। यहाँ से आप अगर करंट निकालो, यहाँ का वोल्टेज वी बी है, रेजिस्टेंस ये है, तो करंट कितनी फ्लो हो रही है, वी बी ई अपॉन आर ई। वो सेम करंट नीचे भी जा रहा है, राइट, इनटू रेजिस्टेंस कर देंगे तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप पता चल गया। तो ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा वी आई फाइंड आउट हो गया। अब हम ए वी की बात करें तो ए वी क्या होता है, वी आउट अपॉन वी आई, राइट। तो वी आउट अपॉन वी आई करिए, डिवाइड करिए इससे इसमें, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस जी एम आर सी पैरेलल आर एल अपॉन क्या होगा, 1 प्लस आर ई अपॉन आर ई, राइट। ओके, अब मैंने आपको अभी बताया डीसी एनालिसिस में कि आर ई इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन जे एम, राइट। यहाँ पे मैं चीज़ बताती हूँ आपको, आर ई इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन जे एम, और अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेट 1 होती है। तो अगर हम आर ई को 1 बाई जी एम ले लें, या फिर जी एम को इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, जी एम इज इक्वल टू क्या लिखा, 1 बाई आर ई। जहाँ पे भी 1 बाई आर ई है अगर हम उसको जी एम लिख दें तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस जी एम आर सी पैरेलल आर एल अपॉन क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई आर ई को हम क्या लिख देते हैं, जी एम इंटू आर ई। तो ये हो गया आपका वोल्टेज गेन। जब हमने इसमें एमीटर रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, जब हम एमीटर रेजिस्टेंस नहीं लगाए थे तो आप अगर प्रीवियस लेक्चर जाके देखो तो उसमें ए वी की वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस जी एम आर सी पैरेलल आर एल। पर इस केस में क्या हो गया, हमें डिवाइड करना है उसको 1 प्लस जी एम आर ई से, तो मतलब हमारा वोल्टेज गेन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इस केस में जब हम एमीटर रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उस केस में हमारा गेन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया कंपेयर टू दैट जिसमें हम एमीटर रेजिस्टेंस नहीं यूज़ कर रहे थे। ओके, तो अभी हमने देखा वोल्टेज गेन। अब हम देखेंगे इसमें इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस आप देखो, ये हमारा सर्किट था। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आर आई जो आपने सिग्नल अप्लाई किया है उससे पहले, यहाँ से देख रहे हैं हम इनपुट रेजिस्टेंस। तो अगर आप यहाँ से देखो और इस चीज़ को हमने लिखा है इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ बेस, मतलब सिर्फ बेस, ये वाला टर्मिनल आपका बेस है ना, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ बेस आर आई बी है। ओके, तो अगर हम आर आई को देखें तो क्या होगा, आर बी पैरेलल आर आई बी,
राइट। तो अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस आर आई को देखें तो क्या होगा, आर बी, देखिए ये ध्यान से देखिए, ये इसको मैंने डिनोट किया है, ये है आपका इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, और यहाँ से इस आर बी को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो ये जो रेजिस्टेंस होगा वो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ बेस टर्मिनल होगा, क्योंकि ये बेस टर्मिनल ये है आपका, यहाँ से आप देख रहे हो कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज आर आई बी। तो अगर हम इस पूरे को रिप्लेस करके हम यहाँ पे आर आई बी एक लगा दें तो ये आर बी पैरेलल आर आई बी, दैट इज आर आई। तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर बी पैरेलल आर आई बी। अब मेन मोटो क्या है हमारा, ये आर आई बी को फाइंड आउट करना। अगर आर आई बी पता चल गया तो हम पैरेलल कर देंगे, हो जाएगा काम। तो आर आई बी फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसे। देखिए अगर हम पाई मॉडल ड्रॉ करते हैं तो ये आपका आर पाई होता है, और ये है आपका जी एम वी बी ई, राइट, ये होता है, और ये आपका एमीटर टर्मिनल। ओके ठीक है। अगर हम यहाँ पे, ये आपका पाई मॉडल है, अगर हम टी मॉडल की बात करें, टी मॉडल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपका कलेक्टर जी एम वी बी ई, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आर ई, इसके क्रॉस ये वी बी ई है, राइट। ये कर लिया हमने, ये टी मॉडल हो गया आपका। ओके, अब अगर हम यहाँ से इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें दोनों में, राइट, अगर हम देखिए अब बेस टर्मिनल है, अब इस पे मैंने एक दे दिया, एक वोल्टेज दिया, ठीक है, ये आपका वी आई है, इससे करंट जा रही है आई आई, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इनपुट रेजिस्टेंस देखो, ये आपका इनपुट पोर्ट है, ये आउटपुट हो गया। इनपुट से अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो ये आपका पूरा एक लूप बन रहा है, तो क्या होगा, वी आई अपॉन आई आई, ये क्या हो जाएगा, आर पाई के बराबर होगा। ये क्या आपका इनपुट रेजिस्टेंस है, राइट, पाई मॉडल के केस में इनपुट रेजिस्टेंस। ओके, जब हम टी मॉडल की बात करें, देखिए इसका इनपुट इम्पीडेंस तो आर पाई होना चाहिए, दोनों मॉडल एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, राइट। तो इस केस में भी आपका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, आर पाई ही होना चाहिए, पर यहाँ तो आर पाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इनपुट इम्पीडेंस देखें इस केस में, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, पाई मॉडल और टी मॉडल, तो इनपुट इम्पीडेंस यहाँ पे भी आर पाई ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो रेजिस्टेंस आर ही है, आर ई के टर्म्स में यूज़ कर रहे हैं, तो ये इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर पाई इज इक्वल टू क्या होता है, आर ई इंटू वन प्लस बीटा, या फिर आप कह सकते हो आर ई इज इक्वल टू आर पाई अपॉन वन प्लस बीटा, ठीक है, जो आप डीसी एनालिसिस से निकालोगे उसमें। ओके, तो यहाँ पे जो इनपुट इम्पिडेंस होगा वो आर पाई सेम होना चाहिए, राइट। तो इसको हम, लेकिन हम लिख सकते हैं आर ई के केस में, क्योंकि एमीटर रजिस्ट यहाँ पे आर ई के टी मॉडल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर ई इंटू वन प्लस बीटा। ओके, तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि अगर हम पाई मॉडल है तो हमने देख लिया डायरेक्ट, लेकिन जब टी मॉडल है, ओके, तो टी मॉडल में जब भी हमें कोई भी इनपुट इम्पीडेंस को हमको बेस टर्मिनल से देखना होगा, राइट। अगर हमें एक स्टेटमेंट मैं बता रही हूँ आपको, अगर हमें इनपुट इम्पीडेंस देखना हो टी मॉडल में, इनपुट इम्पीडेंस सीन बाय बेस टर्मिनल, तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका एमीटर पे जितने भी रेजिस्टेंस होंगे पहले उसको लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ आर ही है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वन प्लस बीटा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखोगे। जब भी आप बेस टर्मिनल से कोई भी इनपुट इम्पीडेंस हम फाइंड आउट करेंगे कि इनपुट इम्पीडेंस कितना बेस टर्मिनल से मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी आपके रेजिस्टेंस एमीटर पे लगे हुए हैं, राइट, उनको वन प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो इम्पीडेंस हम बेस टर्मिनल से देख सकते हैं, वो इम्पीडेंस आपको दिखेगा। मतलब जो भी एमीटर रेजिस्टेंस है वन प्लस बीटा टाइम्स, वो आप बेस टर्मिनल से देखोगे। ओके, तो अब इस केस में भी आप देख लो, जैसे हमने ये बनाया था, तो ये आपका एमीटर रेजिस्टेंस है और हम बेस टर्मिनल से देख रहे हैं, ये आर आई बी की वैल्यू यही है,
तो देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस जो है आर ई अपॉन आर ई प्लस आर ई, ये कितना दिखेगा अगर हम यहाँ से देखेंगे बेस टर्मिनल से, तो दैट इज आर आई बी इज इक्वल टू क्या दिखेगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या है आर ई प्लस आर ई, है ना, एमीटर पे यही तो रेजिस्टेंस है दोनों सीरीज में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस बीटा से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई एमीटर पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको अगर हम बेस टर्मिनल से इनपुट इम्पीडेंस देखेंगे तो वो सेम चीज़ हमें कैसे दिखती है, 1 प्लस बीटा टाइम्स दिखेगी। ओके, तो आर आई बी की वैल्यू क्या होगी, आर ई प्लस आर ई इंटू 1 प्लस बीटा टाइम्स। अब हम इनपुट रेजिस्टेंस अगर आर आई की बात करें तो क्या होगा, आर बी पैरेलल आर आई बी है, तो हम इसको लिख लेते हैं आर बी पैरेलल आर आई बी, इसको लिखिए आर बी पैरेलल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को आप अलग अलग कर लो, आर ई इंटू 1 प्लस बीटा प्लस कैपिटल आर ई इंटू 1 प्लस बीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर पाई, राइट। तो हमने इसको लिख दिया आर बी पैरेलल, यहाँ लिख दिया आर पाई प्लस आर ई इंटू 1 प्लस बीटा। ओके, कोई डाउट है? अब हम देखते हैं यहाँ पे मैं एक चीज़ कर रही हूँ आर बी पैरेलल, इसमें से हम आर पाई को कॉमन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये आर ई और 1 प्लस बीटा अपॉन में आर पाई। ठीक है, अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि आर पाई अपॉन 1 प्लस ये अभी हमने डिस्कस किया था 1 प्लस बीटा अपॉन ये आर पाई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर पाई अपॉन 1 प्लस बीटा सेम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू अल्फा बाई जी एम, पर यहाँ पे उल्टा है, आर पाई अपॉन 1 प्लस बीटा को आर ई लिख सकते हैं ना, यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे 1 बाई आर ई, राइट, 1 बाई आर ई, और 1 बाई आर ई को हम क्या लिख सकते हैं, जी एम बाई अल्फा। समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ से देखो यहाँ पे हमने लिखा है आर इज इक्वल टू आर पाई 1 प्लस बीटा, तो मतलब इसको लिख सकते हैं हम 1 बाई आर ई, और आपको पता है कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा अपॉन जी एम, तो यहाँ से 1 बाई आर ई की वैल्यू क्या होगी, जी एम अपॉन अल्फा होगी, तो ये हो गया आर बी पैरेलल आर पाई, और इसको लिखेंगे 1 प्लस आर ई, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देती हूँ, इसको मैं लिख दे रही हूँ इंटू 1 बाई आर ई, राइट। अब इसको लिखते हैं आर बी पैरेलल आर पाई 1 प्लस, इसको हम क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू अल्फा बाई जी एम, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बाई जी एम ऊपर जाएगा जी एम अपॉन अल्फा। अब सेम चीज़ अल्फा को आप अप्रोक्सीमेट करेंगे 1 के, तो ये क्या हो जाएगा, आर बी पैरेलल आर पाई ब्रैकेट में 1 प्लस जी एम आर ई, ये आपका क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस, जो कि पहले वाले केस में आपने जब हम एमीटर रेजिस्टेंस नहीं यूज़ हो रहा है पिछली क्लास में, उस क्लास में हमारा क्या आया था, आर बी पैरेलल आर पाई आया था। ठीक है, इस केस में क्या हो गया, आर बी पैरेलल आर पाई इंटू 1 प्लस जी एम आर ई, तो इस केस में क्या हो गया, आपका इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया कंपेयर टू जब हम एमीटर रेजिस्टेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं उस टाइम के। ठीक है, और इसमें भी आप उससे ज़्यादा भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, अगर आप आर बी पैरेलल आर पाई है, इसमें आर बी आपका बहुत ज़्यादा है आर पाई से, तो फिर ये अप्रोक्सीमेट होके आर पाई के बराबर ही आ जाएगा, तो आर पाई इंटू 1 प्लस जी एम आर ई हो जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस। तो फिलहाल ये इनपुट रेजिस्टेंस ये आया आपका, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिसमें आपका एमीटर रेजिस्टेंस नहीं लगा है उसमें आपका ए वी क्या होता था, माइनस जी एम आर सी पैरेलल आर एल, जब हमने एमीटर रेजिस्टेंस लगा दिया तो उस गेन को हम किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, 1 प्लस जी एम आर ई से, राइट। इसी तरह इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या आ रहा था, आर आई इज इक्वल टू आर बी पैरेलल आर पाई, ओके, और इस केस में क्या हो गया, आर बी पैरेलल आर पाई इंटू 1 प्लस जी एम आर ई, ओके। इसमें आर पाई से ये मल्टीप्लीकेशन है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें इनपुट रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब हम आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो आउटपुट
आउटपुट रेजिस्टेंस में हम थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ करते हैं, पता ही है आपको। तो ये है आपका GM VBE RE रेजिस्टेंस, कैपिटल RE। जितने भी आपके वोल्टेज सोर्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, शॉर्ट सर्किट अगर वोल्टेज है तो। और इधर है ये GM VBE और यहाँ है RC, और RL को तो हम हटा देते हैं, राइट, ओपन सर्किट कर देते हैं। तो RL आपका यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया है। यहाँ से आपको RTH फाइंड आउट करना है ना, आउटपुट रेजिस्टेंस R आउट। तो सेम इसके क्रॉस ये वोल्टेज होता है वो VB, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, करंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, 0। तो मतलब VB की वैल्यू 0 है। VB 0 होने की वजह से इस करंट की वैल्यू 0 हो गई। दैट मीन्स ये ओपन सर्किट हो गया, बाकी किसी से लेना देना नहीं है, ये ओपन सर्किट हो गया। सेम सर्किट आप ड्रॉ कर सकते हो अगेन। पिछला वाला जो था वो सिमिलर है, ये ओपन सर्किट हो गया। तो आपको रेजिस्टेंस यहाँ से देखना है, राइट। तो यहाँ से सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, दैट इज़ क्या, RC, क्योंकि इससे तो कुछ लेना देना है नहीं, ओपन सर्किट हो गया आपको। तो R आउट की वैल्यू क्या होगी, RC। आप सेम जैसे पिछले वाले में किया था वैसे भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा दीजिए 1 एम्पियर का, उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, और सेम चीज़। पर ये ईजी है, आप यहाँ से देखो तो डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ से सिर्फ आपको एक ही रेजिस्टेंस दिख रहा है, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, राइट। तो R आउट इज इक्वल टू RC, सिमिलर है जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था जब हमने एमिटर रेजिस्टेंस नहीं लगाया था, तब भी R आउट आपका क्या आ रहा था, RC के बराबर ही आ रहा था। इसी तरह आप ट्राई करना शॉर्ट सर्किट करंट गेन के लिए, वो भी सेम आएगा -बीटा जो आपने पिछली क्लास में किया था। तो अगर हम कंपेयर करें तो वैल्यू क्या क्या आ रही है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विदाउट एमिटर रेजिस्टेंस की बात करें, और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विथ एमिटर रेजिस्टेंस। राइट। तो वोल्टेज गेन आपका क्या हो रहा है, पहले वाले में ज़्यादा है, इसमें क्या होगा, कम होगा। इसमें आपका AV क्या हो रहा था, -GM RC पैरेलल RL। इसमें क्या हो रहा है, AV की वैल्यू क्या हो रही है, -GM RC पैरेलल RL अपॉन 1 + GM × RE। ठीक है। RI की वैल्यू क्या हो रही थी, RB पैरेलल RB, Rπ। ओके, इसको आप अप्रोक्सीमेट करके Rπ लिख सकते हो, RB आपका बहुत ज़्यादा है Rπ से। ओके, तो RI। अब इस केस में RI की वैल्यू क्या हो रही है, RB पैरेलल Rπ 1 + GM × RE। देखो सेम टर्म से मल्टीप्लाई। अब इसको भी आप अप्रोक्सीमेट करोगे, ये RB आपका बहुत ज़्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, Rπ × 1 + GM × RE। तो दिख रहा है आपको कि वोल्टेज गेन जब हम एमिटर रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं तो वोल्टेज गेन आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया, क्योंकि 1 + GM RE से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है। और एक चीज़ कि जब हम एमिटर रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं तो वो किसकी तरह काम करता है, वो नेगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है। इसके बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि RE जो एमिटर रेजिस्टेंस है वो किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज नेगेटिव फीडबैक। ठीक है। अब नेगेटिव फीडबैक ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि RE नेगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है। अब देखो, आप किसी भी सर्किट में अगर आप IC इंक्रीज करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, IE आपका इंक्रीज होता है। IC और IE में रिलेशन पता है ना आपको, आप ऐसे भी देख लो, IE = IC + IB। आप IC इंक्रीज करोगे तो IE आपका इंक्रीज हो गई। ठीक है। अगर आपका IE इंक्रीज हो रहा है तो VE जो एमीटर का वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि IE × RE होता है ना, एमीटर टर्मिनल पे जो वोल्टेज होता है IE × RE।
तो अगर आपका आई इंक्रीज हुआ तो वी आपका इंक्रीज होगा, राइट। अगर वी इंक्रीज होगा तो वी ई इंक्रीज हुआ तो आपका वी बी की वैल्यू क्या होगी, वी बी क्या होता है, वी बी माइनस वी ई। अगर आपने वी को इंक्रीज कर दिया तो वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, राइट। अब वी बी डिक्रीज हो गया तो आई सी क्या होगा, आई सी इक्वल टू क्या होता है, आई एस इंटू ई टू द पावर वी बी ई अपॉन में वी टी। अगर आपने वी बी अब आपका डिक्रीज हो रहा है, जब वी बी डिक्रीज हो रहा है तो आई सी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखो कुल मिला के आई सी इंक्रीज हो रहा है तो उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आई सी डिक्रीज भी हो जा रहा है, मतलब इसको बढ़ने नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है ना, इंक्रीज हुआ फिर उसके बाद इसके इंक्रीज होने की वजह से फिर से वो बैलेंस करके फिर से आई सी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इसको बोल रहे हैं आर ई को हम इसीलिए बोलते हैं आर ई इज नोन एज डीजेनरेशन रेजिस्टेंस। इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक। समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव फीडबैक मतलब इसको बढ़ने नहीं दे रहा है। आई सी यहाँ पे इंक्रीज हुआ ऑटोमेटिकली फिर से आई सी डिक्रीज हो जा रहा है, ओके कोई चेंज नहीं हो रहा, नेगेटिव फीडबैक आ रहा है इसे। तो 3 फायदे हैं आपके। फ़ायदे क्या कहेंगे, जो चेंजेस हैं आपके जब आपने विदाउट एमीटर रेजिस्टेंस यूज़ किया और विथ एमीटर रेजिस्टेंस यूज़ किया तो आपका वोल्टेज गेन जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है, पर इनपुट रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, है इनपुट इम्पिडेंस इंक्रीज हो जा रहा है। और आर ई जो है आपका नेगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है। तो जो मेन पॉइंट है हमारा, जैसे अभी तक आप जो पढ़ते आए हो कि मेन चीज़ है कि आपका आई सी चेंज हो जा रहा है, क्यू पॉइंट चेंज हो जाता है तो सब कुछ बेकार हो जाता है ना। क्यू पॉइंट को हमें फिक्स रखना है एम्पलीफायर की तरह यूज़ करने के लिए, राइट। तो क्यू पॉइंट क्या होता है, आई सी और वी सी की वैल्यू जब हमने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया हुआ है तो अब यहाँ पे देखो आप आई सी इंक्रीज हो रहा है, आई सी उतना ही डिक्रीज हो जा रहा है, मतलब आई सी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये नेगेटिव फीडबैक ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, राइट। तो ये था आपका सी ई एम्पलीफायर विथ एमीटर रेजिस्टेंस, ओके।